हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप लोग को स्वागत है। तो आज की वीडियो ऐसा कुछ एनालिसिस नहीं होगा, बट आज सुबह सुबह मैंने देखा ये वाला न्यूज है गौतम अदानी के ऊपर। अब हिंडनबर्ग जो फार्म है वो तो अदानी को छोड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पे देखिए ब्रेकिंग न्यूज करके वो उसने टाइप किया है, और ये जो ट्वीट किया वो वहाँ से आया, हिंडनबर्ग रिसर्च से। क्या लिखा है? गौतम अदानी एंड 7 अदर एग्जीक्यूटिव क्रिमिनल indicated in the US over 250 million in। तो तो कहने का ये मतलब है कि ये जितने बार ये अदानी के पीछे पड़ेंगे और अदानी गिर नहीं रहा है, अदानी और बढ़ रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी मेरे आवाज़ में दिक्कत आई होगी, आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही सर्दी जुकाम है, तो क्लियर नहीं आ रहा होगा, मोटा करके आ रहा होगा आपका मेरे वॉइस। तो ठीक है, अभी 2-3 डेज थोड़ी बहुत मैनेज कर लीजिए। आई होप कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर आवाज़ मतलब वो ठंडी सर्दी से मुझे जुकाम से मुझे काफ़ी रिलैक्स मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये जो रिपोर्ट है और जो मार्केट अभी चल रहा है, तो हो सकता है ये नेगेटिव फैक्टर का इंडिकेट करे। और चलते हैं एक बार मार्केट को, देखते हैं कि अदानी स्टॉक में क्या है, कि ऐसा कुछ है क्या। स्पेशली मेरा एक अदानी करके है, और वहाँ पे देखते हैं जो जो बड़े मतलब मार्केट कैप के बेसिस पे देखूँ, तो यहाँ पे लॉक चार्ट है ना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मंथली चार्ट, छोड़ दीजिए, इसको लेके आते हैं डेली। हाँ, तो डेली में ये पहले से ही है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन काम कर रहा था। अब क्वेश्चन ये था कि अगर अदानी इस लेवल के ऊपर, अदानी एंटरप्राइज इस लेवल के ऊपर बढ़ जाता है तो काफ़ी अच्छा तेजी आ सकता है 3200 के ऊपर। बट इससे पहले अगर इसके नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं इसको दिक्कत आ सकता है। उसी तरह अदानी पोर्ट, यहाँ पे कोई भी हायर हाई काइंड ऑफ पैटर्न, ये जो ट्रेंड यहाँ से चालू हुआ है वो हो सकता है कि और नीचे आए। यहाँ पे कोई भी संभावना बहुत कम दिख रहा है, जैसे अंबुजा सीमेंट है, यहाँ पे भी वही संभावना नीचे आ रहा है। बट वन थिंग इज दैट कि आपको डाइवर्जेंस का जो है वो मिल रहा है। सो आई थिंक कि नीचे तो आएगा, हो सकता है कि आज वो सेलिंग में आए, बट नीचे पे काइंड ऑफ सपोर्ट मिलेगा। इस रिपोर्ट हो सकता है कि ये एक नया वो लेके आए नियम गवर्नमेंट के तरफ से या अदानी के तरफ से, भाई ये ज़बरदस्ती इसको करके शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ है, ठीक है ना। और ये एंडिंग इन डायगोनल पैटर्न नीचे से बाइंग दिखा रहा है, तो मेजर फॉल का तो चांसेस ही नहीं है। बट मेरा मानना ये होता है, जब आपका इस टाइप की प्रॉब्लम कहीं पे भी आपको मिल रहा है कोई सी कंपनी में, उस कंपनी में सिंपल सी बात है, आप दूर रहिए। ठीक है, और वो अच्छा होता है। देखिए, उसके बाद आऊँगा मैं अदानी ग्रीन के ऊपर। क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल ये लिस्टेड होने वाला है एनटीपीसी, जो जिनके मैंने कहा था मैसेज में कि आपके पास अगर एनटीपीसी एक शेयर होगा तो शेयर होल्डर कोटा के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है, आईपीओ अप्लाई करोगे तो आपको 1 लॉट या 2 लॉट शेयर किसी भी हाल पे मिलने वाला है, और सबसे बड़ा आईपीओ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है। बट यहाँ पे वन थिंग यू हैव टू नोटिस कि सी दिस आई एनटीपीसी ग्रीन की जो प्राइस अर्निंग रेशियो वो 264 है। अगर उसकी पहले से कोई कंपटीटर अगर हम देखें, विच इज अदानी ग्रीन, which is trading near 173, so still it is very expensive. I'm talking about the NTPC। तो ये एक्सपेंसिव ही लिस्टेड हो रहा है, नॉट आपको सस्ते भाव में नहीं हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, यस, हियर योर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2.20, बट जो अदानी ग्रीन का है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो वो कहीं ना कहीं 6.38 है। ये देखो यहाँ पे। ठीक है, तो उस बेसिस पे अदानी ग्रीन की जो मार्केट कैप है 2 लाख करोड़ की है। चलो इसको अदानी ग्रीन को भी देख लेते हैं एक बार। और अदानी ग्रीन के अगर आप इसकी सेल्स देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर मैं लेके चलता हूँ, तो आज के टाइम पे वो 10,000 करोड़ का सेल्स आ रहा है। ठीक है,
तो और जो प्रॉफिट आ रहा है वो 1700 करोड़ के आसपास आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1700 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आ रहा है। और सेल्स कहाँ आ रहा है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 76। बट उसी जगह अगर हम एनटीपीसी का देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस के, अभी तो उसका डाटा अभी तक नहीं आया है, बट वो आने वाला है बहुत जल्दी। तो जैसे यहाँ पे तो ओनली 2000 करोड़ के आसपास सेल्स ही है, वो कहाँ 10,000 या 2000, और प्रॉफिट जो 300 करोड़ है। तो जब इसके पास तो नहीं, बट ठीक है, मार्केट के आप 90,000 कर 91,000 करोड़ है, बट इसके पास कैपेसिटी है, ठीक है। बट पॉइंट इज कि इस भाव में आगे अगर जीएमपी प्राइस देखोगे, जो जीएमपी वो नील है, तो उस बेसिस पे तो लिस्टिंग गेन बनता ही नहीं है, और ऊपर से एक्सपेंसिव है। थर्ड में अदानी ग्रीन की अगर आप इनकी चार्ट देखोगे तो अदानी ग्रीन कहाँ से कहाँ गिर रहा है। देखो पहले टॉप कितना था 3000, आज उसको 50% मिल रहा है। मतलब जो स्टॉक पहले से एग्जिस्ट है मार्केट में, अब वो चीज 50% बिलो मिल रहा है, वो सस्ते भाव में मिल रहा है कंपेयर टू एनटीपीसी। तो किसको कौन ऊपर जाएगा। देखो ग्रीन सेक्टर जो ग्रीन एनर्जी होता है, गवर्नमेंट तो उसके ऊपर काम कर रहा है, उसकी व्यू है कि आने वाले 10 साल या 15 साल के ऊपर आने वाले टाइम पे ग्रीन एनर्जी के ऊपर हम फोकस करेंगे। बट वो रातों रात नहीं हो रहा है ना, इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब टाइम लगेगा, तो अगर आप स्टॉक बाई कर रहे हो, जैसे अदानी स्टॉक में काफ़ी इशू होता है, उस जगह आप एनटीपीसी भी बाई कर सकते हो, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट जो इफेक्ट आने वाला है वो कब आएगा, 10 साल 12 साल 15 साल, और तभी वो उससे पहले स्टॉक प्राइस भागता है। और स्टॉक प्राइस तभी भागेगा जब आपको सस्ता मिल रहा होगा। यहाँ पर स्टॉक प्राइस महंगा ही मिल रहा है और लिस्ट भी नहीं है, प्रॉफिट उतना नहीं है, तो कम से कम 2-3 क्वार्टर तो देख ले, नंबर वन। नंबर टू, एनटीपीसी अगर अदानी ग्रीन के बेसिस पे अगर जाए, तो ये जो ट्रेंड चालू हुआ था तेजी का, फिर वो 2023, अब जो तेजी का ट्रेंड खत्म हुआ वो है सितंबर 2024। तो करीब करीब 1.5 ईयर्स का ट्रेंड खत्म हो चुका है। तो करीब करीब 7 मंथ्स की कंसोलिडेशन तो होने दो इसकी, मतलब आपको 1200-1300 के आसपास आने दो, तब अदानी ग्रीन आपको सस्ता लगेगा। और सबसे बड़ी चीज, आईपीओ अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें एक चीज दिक्कत है, मैंने एक चीज सीखा मार्केट से, कि जब जब मार्केट ठीक होता है, जब जब मार्केट ठीक होता है, तो अच्छे अच्छे आईपीओ भी अच्छे लिस्ट होते हैं, लिस्टिंग गेन बनते हैं। और जो खराब आईपीओ होते हैं, जैसे खराब आईपीओ के बारे में तो आप सबको पता है, वो भी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन बना के जाते हैं। मतलब आपको अच्छी कमाई हो जाती है, मार्केट ठीक हो। अगर मार्केट ठीक ना हो तो खराब आईपीओ तो गया, डूब गया, मतलब स्टॉक डूब गया, और जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो भी डूब जाते हैं। बट एट दिस टाइम मार्केट जब डाउन ट्रेंड चालू कर रहा हो, तो आईपीओ अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता। जैसे हुंडई है, और जिसने आईपीओ अप्लाई किया उसको तो मिल गया, और उससे काफ़ी नीचे मिल रहा है, ये सुनो। तो कहने का ये मतलब है कि एनटीपीसी आप अप्लाई कर लोगे, और मार्केट यहाँ पे और 10% करेक्शन हो गया तो और नीचे मिल जाएगा, और ऊपर से एक्सपेंसिव है। तो मुझे कोई सेंस नहीं बनता कि एनटीपीसी को अप्लाई कर, ग्रीन जो स्टॉक है अप्लाई करना चाहिए। एटलीस्ट 1 क्वार्टर होल्ड कर लो। हाँ, 1 क्वार्टर के बाद फिर देखते हैं कि इसकी सस्ता हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उस बेसिस पे अगर वो आपका अदानी ग्रीन के साथ साथ अगर कंपैरिजन आ रहा है, तो उस बेसिस पे अदानी ग्रीन को फोकस ना करके एनटीपीसी को बाई, ग्रीन को बाई कर लेंगे। सिंपल एनालिसिस, ठीक है। चलिए, दूसरा चीज है कि आप लोग अभी आजकल जो व्हाट्सअप है, सोशल मीडिया, वो चीज एक चीज वायरल हो रहा है। ये चीज, ये सबको वायरल, मतलब ये पर्टिकुलर उसी चीज का नहीं, के ऊपर नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब ये है
कि BSE 500 था, एक साल का पीरियड था, उससे अगर 60% 66% गिरा था, उसके बाद 128% बढ़ा। मतलब ये देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? बात इतनी है कि जो जो बियर मार्केट होता है उसमें जितना परसेंट गिरता है, उससे अगर जो बुल मार्केट आता है उससे और 2 गुना बढ़ जाता है, उससे और 2 गुना बढ़ जाता है। यही समझ में आता है। तो बियर मार्केट में बेचना ही नहीं है, बुल मार्केट में बेचना है। ये थ्योरी परफेक्ट है, बट पॉइंट इज कि ये जो एक साल का पीरियड लिए ना यहाँ पे, एक साल के बाद अगर आप एक साल के बाद अगर आप कहीं बेचोगे तो उससे अगर आप बियर मार्केट मान लो फंस गए, आप उसको और एक साल तक रख लो और अब आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। भाई ये गलत है, ये गलत एनालिसिस है। क्यों गलत एनालिसिस है, मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे देखो, मैं आपको चार्ट में क्या लिखा है, जन 2008 से मार्च 2009 66%, देन 12 मंथ्स फॉरवर्ड, तो दैट मीन्स कि मार्च 2009 से फरवरी 2000, फरवरी नहीं है, मार्च 2010 या अप्रैल 2010, ठीक है। अब हमें ये दिख रहा है कि 8 to 9 के बीच में कितने परसेंट फॉल हुआ मार्केट, ठीक है। ये देखो, अरे भाई कहाँ है ये कितना परसेंट फॉल हुआ, 64%। बट जब मार्केट ने तेजी आया ये 2009 से 2010 के बीच में, ये लो मई मैंने ले लिया, कितना गया 125%। तो जो लिखा हुआ है वो सही है, बट पॉइंट इज कि अगर आपने बाई किया इस लेवल पे, यहाँ पे वैल्यू है, इस एरिया में वैल्यू आ रहा है, ये देखिए। मान लो कि आपने बाई किया 20,000 पे, बट एक साल के बाद आपका प्राइस तो नहीं आया। मान लो आपके बाई किया 17,000 में, एक साल के बाद आपका वैल्यू 17,000 हुआ, पोर्टफोलियो कहाँ बढ़ा? तो पॉइंट इज जिसने बाई किया नीचे के लेवल से उसको मिला है 125%, उसको मिला है 125। उसकी बात कोई नहीं कर रहा है, ये रील्स बना लो। अब मार्केट तो चल तो रहा है बुल, लॉन्गर टर्म स्टोरी बोल बोल के ये ब्रोकर लोग क्या करेंगे, बाय करते रहो बाय करते रहो, ब्रोकेज बनाते रहो। और मीडिया वाले क्या करेंगे, इस सारे पॉजिटिव चीज़ों को बना बना के टीआरपी बनाए वो इंक्रीज करेंगे। तो टीआरपी जैसे बढ़ेगा वैसे ही उनकी बिजनेस बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। और यही इनका काम है। और एक बार बियर मार्केट चालू हुआ तो ये सब फ्लैक्स करना भूल जाएंगे। बात समझ में आया? अगर मैं ये कह लेता हूँ कि मार्केट जो है ना, मैं ये कहता हूँ कि एक बंदे ने मार्केट में इन्वेस्ट किया 2008 की हाई में, कौन कितने कहाँ पर, ये 2008 है, 2008 के हाई में बंदे ने इन्वेस्ट किया, तो अभी तक उसको कितना रिटर्न मिल रहा है? ओनली 300% के रिटर्न मिल रहा है। तो आप समझो कि 300% रिटर्न आपको जनवरी 2008 टू अब जन 2025 पकड़ लो, 27 साल में अगर 300% की रिटर्न है तो किस बात की ये मार्केट है? तो मार्केट उतना इजी नहीं है कि आप होल्ड करो और बने रहो। अगर कोई बंदा निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहा है और भूल जा रहा है, तो उसका पैसा तो सेफ है, मार्केट में डिलिस्ट नहीं होने वाला, क्योंकि 27 साल यार छोटी चीज़ नहीं होती है। अब 25 की उम्र में वो हो और 27 के बाद वो तो मतलब बुढ़ापा आ जाएगा, पूरी सीनियर सिटीजन के आसपास पहुंच जाओगे ना। अब आपको चाहिए कि मैंने जो इन्वेस्ट किया वो करोड़ में आए, मतलब 300% की बात नहीं हो रही है, वो होना चाहिए कम से कम 30 टाइम्स। अब वो 30 टाइम्स के जगह आपको 300% मिल रहा है, सो दैट मीन्स कि आपकी 10 लाख जो है अपने इन्वेस्ट किए वो 30 लाख के आसपास हो गया है। तो किस बात की ये फिर पोर्टफोलियो है, मतलब किस बात की, मतलब ये कैसा इन्वेस्टमेंट है? ठीक है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट इजी नहीं होता, कहना बहुत आसान होता है।
और रहा जो स्टॉक बढ़ जाता है, जैसे विप्रो है, आपने अगर ये साल में इन्वेस्ट किया होता तो आज के टाइम पे ये करोड़ बना लेते। अगर 1 लाख इन्वेस्ट किए होते इस साल, ये देखो यहाँ से उठा लेते हैं लोग। अगर आप 97 में यहाँ पे इन्वेस्ट किए होते तो आज करोड़ बना लेते, ये वो। सर जी जो चला गया सो चला गया। निफ्टी 50 में 2000 पे बहुत सारे से स्टॉक्स थे जो आज वो निफ्टी 50 में नहीं है, इवन डीलिस्टेड हो गए, कोई मिस स्मॉल क्या बन गया। आपको कैसे पता चला कि आपने निफ्टी 50 का स्टॉक उठाया और यही बहुत अच्छा है। तो हमेशा मार्केट के साथ अप टू डेट होते रहिए। और मार्केट में अगर वो स्टॉक की बात कर रहा हूँ तो ये बात समझ लीजिए कि अगर स्टॉक अगर मतलब कंपनी अच्छा कर रहा है तो बने रहिए, कंपनी खराब कर रहा है तो हट जाइए। सिंपल सी एनालिसिस है। सेकेंड, अगर आपको लॉन्गर टर्म स्टोरी बनाना है तो बाय ऑन डिप्स। डिप्स का मतलब क्या होता है, नोबडी नोज, बट बाय ऑन डिप्स का मतलब ये होती है मेरे हिसाब से, कोई स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे एग्जांपल आज के टाइम अभी अभी अगर आज के टाइम पे अगर आप मुझे पूछोगे ये बाय एंड डिप्स का क्या मतलब है, इसकी बहुत ही डीप मीनिंग है। मेरे हिसाब से बहुत डीप मीनिंग है, इसको वैसे नॉर्मली की बात नहीं होनी चाहिए। जैसे कोल इंडिया, अब हम कोल इंडिया की बात करते हैं इन द वीकली चार्ट, राइट। सो वीकली चार्ट कोल इंडिया जो लिस्ट हुआ था वो 2011 में लिस्ट हुआ था। पॉइंट क्लियर। 2000 और 2011 के बाद अब ये 2024 में ब्रेकआउट दिया, मतलब आज की जो प्राइस आपको मिल रहा है स्टॉक के बेसिस पे 2011 का भाव मिल रहा है। मतलब एक तो फरवरी 2024 में ब्रेकआउट आया था, 400 से उसने 544 बनाया और नीचे आ गया, तो दैट मीन्स कि ये भाव आज 2025 में नहीं खरीद रहे हो आप, इस भाव 2011 का भाव या 2013 का भाव खरीदो, तो दैट मीन्स कि आपको बहुत सस्ते में मिल रहा है ना। अब इसकी क्या करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो पता तो चले। देखो कंपनी आरओसी आरओई मोनोपोली है, कोल इंडिया कौन है, मोनोपोली है ना। और इसकी जो कंपनी है, ये जो कंपनी है इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.08, आरओसी एफओ 50%, करंट रेशियो 1.81 1.66, मतलब आपको प्लेस्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस टाइप की कंपनी खराब नहीं है, बहुत अच्छा है, राइट। और हम चलते हैं अगर प्राइस अर्निंग रेशियो की अगर बात करें तो इस ट्रेडिंग बिलो मीडियन पी, अगर 10 साल की प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करें इस बिलो द मीडियन पी, ठीक है, विच इज वेरी गुड थिंग एट दिस लेवल एट दिस टाइम। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम लोग बात करते हैं कि जब जब 2013 में इसकी सेल्स था 68,000, आज के टाइम पे 1,40,000 वो सेल्स बढ़ रहा है, बड़ा हुआ है। तो दैट मीन्स जो सेल्स 3 पॉइंट था वो देखो कंटिन्यूसली सेल्स भी बढ़ रहा है, सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 26-23 था और जो 32-34% के आसपास आ रहा है। तो कुल मिला के ये कहना है मेरे मुझे कि आज जो पहले 17,000 करोड़ या 15,000 करोड़ कमा रहा था, आज के वो टाइम पे 36, मतलब डबल से ऊपर कमा रहा है, उसकी प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। फिर भी यू आर गेटिंग 2011 और 2013 प्राइस, मतलब उसकी वैल्यू आपको मिल रहा है, राइट। और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट 3% की बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं यार, इसमें होता है। एफआई ने इंक्रीज किया है, डीआई ने ऑल्सो थोड़ी सी कम कर दिया, पब्लिक जो है वो ठीक ठाक है। 1 मिनट। सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कोल इंडिया का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही क्या कहते हैं उसको, मतलब एक्सलेंट है, ठीक है।
अब इस एक्सलेंट में आपको ये वैल्यू मिल रहा है 2011 और 12-13 का वैल्यू मिल रहा है। सो बाय ऑन डिप्स का मतलब होता है जहां पे कंफर्टेबल एरिया होता है। अब यहाँ पे हमने ब्रेकआउट देखा मार्च 2024 में, अब वो गया 550, अब ये नीचे आ गया, मतलब आपको ऑल टाइम हाई की से अगर आप भी देखोगे, मान लो कि आपने ऑल टाइम हाई का इंतजार किए, फिर भी ऑल टाइम हाई से आपने 25% से नीचे खरीद रहे हो, और ये जो है वैल्यू, जो प्राइस है, जो वैल्यू है, वो 2011 12 13 का प्राइस है। सो दैट मीन्स कि आपको इतनी डिस्काउंट पे एक अच्छे स्टॉक, अच्छे मोनोपोली स्टॉक मिल रहा है, सो उसी को ऊपर दाव लगाना चाहिए, उसी को बाय करना चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो बाय एंड डिप्स का मतलब मीनिंग होती है ना, वो बहुत गहरा होता है। मान लो कि यहाँ से फर्दर वो नीचे आ जाता है, कोई ट्रेंड, किसी कंपनी का अगर ट्रेंड चालू हुआ है, पहले क्या था ना, चालू नहीं हुआ था, पहले ये देखो वॉल्यूम जीरो था, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स कि बहुत जो बड़े एचएनआई क्लाइंट है, बड़े एफआई जो है ना, वो पोजीशन बनाने लगे हैं। सो जो बनाने लगे हैं, ये कोई 1-2 साल के लिए नहीं हुए, ये सालों साल के लिए है। तो यहाँ पे अच्छी रिवार्ड और अच्छी रिटर्न मिलने की चांसेस है। बात समझ में आया? वैसे अगर टेक्निकल, अगर हम बात करें टेक्निकली, ठीक है, तो टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकली देखो, मिनिमम से मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। देखो मिनिमम इसको जाना चाहिए 650, आपको मिल रहा है अभी 400, सो दैट मीन्स इफ यू आर इन्वेस्टेड एट दिस टाइम, so you will get at least 50% kind of return within short time period, right? But point is that कि जो अपकमिंग जो ट्रेंड ऊपर का चल रहा है, वो चल रहा है अक्टूबर 2020, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे ट्रेंड खत्म हो गया, तो हो सकता है कि 2 इयर्स 3 इयर्स के लिए एक डाउनवर्ड प्रेशर आए, 600 से आएगा या 700, 650 से आएगा या 700 से, आई डोंट नो। यही कहीं इसके सेलिंग, मतलब मेरे हिसाब से फिबोनाची ये सारे बेसिस पे मैंने निकाल के रखा हूँ, यहाँ पे 600 से लेके 650 के बीच में कहीं ना कहीं टॉप बननी चाहिए फॉर द 2 इयर्स के लिए। मान लो कि 1 ईयर 2 इयर्स, अगर कोई बंदा यहाँ पे में इन्वेस्ट करके भूल जाता है फॉर द 10 इयर्स, तो उसको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। क्यों? वो उसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है जो स्टॉक एक मोनोपोली है और गवर्नमेंट ऑफ अंडरटेकिंग है, और सेकेंड चीज है कि, थर्ड है कि उसमें वैल्यूएशन भरे हुए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इजीली ही और सी कैन गेट रिटर्न, मतलब 3 times to 4 times काइंड ऑफ रिटर्न आपको मिल सकता है इजीली। क्लियर? और अगर मैं इसकी आर एस चार्ट भी देख लूं, स्ट्रेंथ इंडेक्स वाला देख लूं, तो भी परफेक्ट है, तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है फॉर द लॉन्गर टर्म, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो बाय एंड डिप्स का जो बात होती है ना, लोग बहुत ज्यादा कहते हैं इसका डीप मीनिंग होती है, उनको एक बार पूछिए कि भाई बाय एंड डिप्स का क्या मतलब है, ये रील्स वगैरह ये सब बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो अभी के लिए बस यही है, मार्केट अभी शुरू होने वाला है, मैं अभी बस वीडियो बनाया, मैं कहा चलो इसी के ऊपर वीडियो बना लेते हैं। और एक दिन का छुट्टी रहा और मार्केट देखिए 30 पर नीचे खुल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वो वो काफ़ी ये जो छुट्टी के दिन में काफ़ी वार की बात हो रहा था, ये वार होना चालू हो जाएगा, ये वो, तो रूस भी वो हो सकता है कि अटैक कर ले इजराइल के ऊपर, तो ये सब चल रहा है नेगेटिव न्यूज़। जो शॉर्ट में बैठे हैं वो तो नेगेटिव न्यूज़ का बोलेंगे, नेगेटिव न्यूज़ की बात करेंगे, और जो पॉजिटिव में बैठे हैं वो पॉजिटिव की बात करेंगे। हम तो भाई साहब अभी के लिए बस थोड़ी बहुत दिन के लिए पॉजिटिव, या भाई ये लो अदानी जो स्टॉक है 20%, 10%, 11% के डाउनफॉल में खुल रहा है, तो अभी बात हो रहा था, कर रहा था मैं, अब स्पेशली जो भी स्टॉक प्राइस दिख रहा है, कोई मेजर, देखिए ये होता है इम्पैक्ट, तो हाँ, इसकी क्लोजिंग क्या होती है सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं लगता है कि आज जैसे थर्सडे फ्राइडे के अंदर ये काम खत्म हो जाएगी और उससे नीचे जा नहीं सकता। देखो कोई स्टॉक का एक ये होता है, फॉल होगा तो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है ना,
तो ठीक है, कोई खराब नहीं है, बस न्यूज़ के बेसिस पे ये अप डाउन होता है। वैसे कंपनी तो ठीक है। अब क्या है ना, कंपनी अपने आप को सुधार लिया है। अभी मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो भी बनाया था। कंपनी ने अपने आप को सुधार लिया, प्रॉफिट दिखाना चालू कर दिया। इस सारे चीज जो कर रहा था, क्या कर रहा था मुझे भी नहीं पता। जो छोड़ो, जो भी अभी इसी टाइम पे उसने बुक्स में वो अपने प्रॉफिट दिखा रहा है, सुधार रहा है, डेप्ट को कम कर रहा है। तो विच इज द गुड थिंग। सो आई थिंक इम्पैक्ट बहुत बड़े आने वाला नहीं है इसमें, स्टॉक में, ठीक है ना। डाउन ट्रेंड तो रहेगा ही रहेगा, दबाव रहेगा, बट ऐसा नहीं है कि ये सारे जीरो हो जाएगा, कंपनी डिलिस्टेड हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी अच्छा है, सब बढ़िया है, ठीक है ना। ओके, मैं इन्वेस्टमेंट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको एक चीज़ें बता रहा हूँ। वैसे मेरा अदानी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। पहले था वो अदानी इंस्टॉल करके टीजेल में था, फिर हट गया क्योंकि इसके चार्ट पैटर्न खराब लगा, तो फिर हट गया। क्योंकि उसके जगह मुझे बहुत सारे, जैसे मैंने अभी दिखाया, कोल इंडिया है, अभी ओएनजीसी है, बहुत सारे, जैसे पीएफसीआरएसी बहुत नीचे आ गया, तो उनमें इन्वेस्ट करे भाई, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो मतलब उसकी डेप्ट की बात करें, या बुक्स की बात करें, या गवर्नमेंट के तरफ गवर्नेंस इशू के तो हिसाब से बात करें, कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं है यार। सो वो वहाँ पे आप मनी को पार कर सकते हो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।